नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। मैं हूं दीपक डोभाल। वक्त हो चला है खबर चालीसा का। आइए आज का सफर शुरू करते हैं। महाराष्ट्र के नासिक के एक अस्पताल में ऑक्सीजन टैंक लीक होने से बड़ा हादसा हो गया है। लीकेज की वजह से अस्पताल में 22 मरीजों की मौत हो गई। ऑक्सीजन लीक होने की वजह से कुछ देर के लिए सप्लाई ठप हुई थी और लीकेज के कारण अस्पताल में 30 मिनट तक ऑक्सीजन सप्लाई बंद रही। इसके कारण वेंटिलेटर पर रखे गए 22 मरीजों की मौत हो गई। जिस वक्त यह घटना हुई उस वक्त अस्पताल में 171 मरीज थे। ऑक्सीजन लीक होने की घटना के बाद अस्पताल में भर्ती मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया। जो मिसहैप वहाँ पर हुआ है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और लीकेज वॉल से लीकेज हुआ और वॉल का लीकेज के वजह से प्रेशर ड्रॉप हो गया और प्रेशर ड्रॉप के वजह से कुछ ये जो इंसिडेंट हुआ है या मिसहैप हुआ है या कैजुअल्टीज़ हुई है। मैं वहाँ पर ये जो हॉस्पिटल है ये महानगर पालिका का हॉस्पिटल है। बिल्कुल 22 का आंकड़ा है, 11 पुरुष है, 11 स्त्री है। नासिक हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जाहिर किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नासिक हादसा दिल दहला देने वाला है। उन्होंने हादसे में लोगों की मौतों पर दुख जाहिर करते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जाहिर की। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश देते हुए मृतकों के परिवार वालों को 5-5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने भी हादसे पर दुख जाहिर किया है और कहा है कि वो बहुत दुखी हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सरकार और सख्ती बढ़ाने की तैयारी कर रही है। राज्य में कोरोना के कहर पर काबू पाने के लिए 1 मई तक लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लागू हैं, लेकिन इसके बावजूद मामले कम नहीं हो रहे। इसके बाद अब राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जा सकता है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज 8 बजे से राज्य में पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर सकते हैं। कल हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य के मंत्रियों ने पूर्ण लॉकडाउन का सुझाव दिया था। कोरोना महामारी पर सियासत जारी है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि दुनिया में भारत सबसे ज्यादा ऑक्सीजन बनाता है, लेकिन हमारे यहां टैंकर्स ट्रक की कमी है। प्रियंका ने आरोप लगाया कि महामारी के बीच 11 लाख रेमडेसिविर का निर्यात कर दिया गया। उन्होंने कहा कि केंद्र की खराब प्लानिंग से हालात और खराब हो गए। प्रियंका ने केंद्र सरकार पर वैक्सीन पॉलिसी में भारी भेदभाव का आरोप भी लगाया। India's production capacity for oxygen is one of the largest in the world. फिर ऑक्सीजन की कमी क्यों हो रही है? हिंदुस्तान में मात्र 2000 ऐसी ट्रकें हैं जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सकती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी त्रासदी ये है कि देश में ऑक्सीजन उपलब्ध है, लेकिन जहां पहुंचना चाहिए वहां पहुंच नहीं पा रहा है। कोरोना महामारी को लेकर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के आरोपों का बीजेपी ने सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि जब राजनीति नहीं होनी चाहिए तब कांग्रेस प्रचुर मात्रा में राजनीति कर रही है। संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की कोशिश है कि वो इस महामारी में अपने फेल्ड प्रोडक्ट को कैसे फिर से लॉन्च कर सकें। संबित पात्रा ने प्रियंका गांधी से पूछा कि वो और उनके भाई यानी राहुल गांधी महाराष्ट्र में हो रही वसूली पर चुप क्यों हैं? क्या वो इस वसूली का हिस्सा हैं? हम राजनीति नहीं करना चाहते, मगर सिंस यू आस्किंग क्वेश्चन, आप सवाल पूछ रहे हैं, आप कटघरे में देश को खड़ा कर रहे हैं कि ये वैक्सीनेशन ड्राइव जो देश का है वो खराब है, तो हम आपसे पूछते हैं, एक छोड़ दीजिए आप राजनेता हैं, एक नागरिक के रूप में 40 साल के ऊपर होने के नाते क्या आपने वैक्सीन के दोनों डोज ले लिए हैं? मुझे नहीं पता राहुल जी आपके पास आपको कोमॉर्बिडिटी है या नहीं। ईश्वर करे कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं हो आपको और आपकी बहन को, मगर यदि है तो क्या आपने दोनों डोज ले लिए या एक डोज लिया है? कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच केंद्र सरकार ने 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन देने की घोषणा कर दी है, लेकिन सरकार की रणनीति पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे अंत में सिर्फ कुछ उद्योगपतियों को ही फायदा होगा। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि केंद्र की वैक्सीन रणनीति नोटबंदी से कम नहीं, आम जनता लाइनों में लगेगी, धन, स्वास्थ्य और जान का नुकसान झेला जाएगा। राहुल ने अंत में लिखा कि अंत में सिर्फ कुछ उद्योगपतियों का ही फायदा होगा। मध्य प्रदेश के दमोह में मंगलवार रात सरकार ने जिला अस्पताल में ऑक्सीजन पहुंचाई। ऑक्सीजन पहुंचते ही मरीजों के परिजनों ने
सिलेंडर में लूट मार शुरू कर दी। एक एक सिलेंडर की जगह लोग 2-2 सिलेंडर उठाकर भागने लगे। स्टाफ ने जब सिलेंडर वापस मांगे तो परिजन बदतमीजी पर उतारू हो गए। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस बुलानी पड़ी। आज सुबह सिलेंडरों की जरूरत पड़ी तो हंगामा मचा। फिर पुलिस आई और लोगों से बातचीत की, लेकिन लोग सिलेंडर देने को तैयार नहीं थे। किसी तरह से पुलिस कुछ सिलेंडर ला पाई। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 1 मई से 18 साल और उससे ज्यादा उम्र के सभी लोगों को कोविड-19 का टीका फ्री में लगाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ। राज्य सरकार वैक्सीनेशन कार्यक्रम को अपने संसाधनों से आगे बढ़ाएगी। उधर असम सरकार ने भी सभी को फ्री में कोरोना वैक्सीन लगाने का फैसला किया है। हालांकि केरल सरकार ने वैक्सीनेशन के लिए केंद्र से मदद मांगी है। इस संबंध में केरल के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिखी है। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बेकाबू हो गई है। पिछले 24 घंटे में करीब 3 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 24 घंटे में 2,95,041 नए केसेस मिले हैं, जो कि एक दिन में अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। 24 घंटे में 2023 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है। 1,67,457 लोग ठीक भी हुए हैं। इस वक्त देश में 21,57,000 लोग ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी शेयर की है। उन्होंने लिखा कि वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और डॉक्टर्स की सलाह पर दवाइयां ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग पिछले कुछ दिनों में उनके संपर्क में आए वो खुद का टेस्ट करा लें। 6 दिन पहले यानी कि 14 अप्रैल को ही पोखरियाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शिक्षा मंत्रालय और सीबीएसई के अफसरों के साथ प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठक की थी। इसके बाद ही सीबीएसई 12वीं की परीक्षा टालने और 10वीं की रद्द करने का फैसला किया गया था। कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने राज्य सरकारों और प्राइवेट अस्पतालों के लिए अपने नए दामों की लिस्ट जारी कर दी है। प्राइवेट अस्पतालों को 600 रुपए प्रति डोज और राज्य सरकारों को 400 रुपए प्रति डोज के हिसाब से वैक्सीन दी जाएगी। केंद्र ने हाल ही में वैक्सीनेशन के नए चरण का ऐलान किया है। इस चरण में राज्य सरकार और प्राइवेट अस्पताल सीधे वैक्सीन निर्माताओं से वैक्सीन खरीद पाएंगे। सीरम इंस्टीट्यूट का दावा है कि उनकी वैक्सीन विदेशी वैक्सीन के मुकाबले काफी सस्ती है। और इस बीच आईसीएमआर ने एक अच्छी खबर दी है। आईसीएमआर ने कहा है कि कोवैक्सीन डबल म्यूटेंट कोरोना वेरिएंट के खिलाफ भी प्रोटेक्शन दे रही है। अपनी स्टडी के आधार पर आईसीएमआर ने कहा कि ब्राजील वेरिएंट, यूके वेरिएंट और दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट पर भी यह वैक्सीन असरदार है और उनके खिलाफ भी प्रोटेक्शन दे रही है। देश में चल रही सेकेंड वेव के लिए इन वेरिएंट्स को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। दरअसल भारत के 10 राज्यों में सामने आया डबल म्यूटेंट वेरिएंट सबसे घातक बताया जा रहा है। यह न सिर्फ तेजी से ट्रांसमिट होता है बल्कि बहुत कम समय में बहुत ज्यादा नुकसान भी पहुंचाता है। महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों में कोरोना को लेकर पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं। ऐसे में महाराष्ट्र के कई व्यापारी संगठनों ने जीएसटी काउंसिल और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कंप्लायंस की डेडलाइन को आगे बढ़ाने की मांग की है। वेस्टर्न महाराष्ट्र टैक्स प्रैक्टिशनर एसोसिएशन ने वित्त मंत्री को चिट्ठी में लिखा है कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन और कई लोगों के कोविड संक्रमित होने की वजह से जीएसटी से जुड़ी कंप्लायंस से जुड़ी ड्यू डेट में रियायत जल्द ही मिलनी चाहिए। बॉम्बे मेटल एक्सचेंज ने भी जीएसटी फाइलिंग में यही मांग की है। कोरोना संकट के बावजूद एलआईसी ने 1,84,000 करोड़ रुपए का नया प्रीमियम हासिल किया है। इस दौरान कंपनी ने 1,34,000 करोड़ रुपए का भुगतान भी पॉलिसी धारकों को किया है। वित्त वर्ष 2020-21 में कंपनी ने पहली बार फर्स्ट ईयर प्रीमियम इनकम के रूप में 56,406 करोड़ रुपए हासिल किए हैं। यह पैसा इंडिविजुअल अश्योरेंस बिजनेस के तहत आया है। ये 1 साल पहले की तुलना में 10% से ज्यादा है। टाटा ग्रुप ऑक्सीजन संकट को दूर करने के लिए चार्टर्ड उड़ानों से 24 क्रायोजेनिक कंटेनर्स का इंपोर्ट कर रहा है। अधिकारियों ने कहा है कि इससे देश भर के चिकित्सा केंद्रों को लिक्विड ऑक्सीजन की आपूर्ति में मदद मिलेगी। टाटा स्टील जैसी टाटा समूह की कई कंपनियों ने भी ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए अपनी औद्योगिक ऑक्सीजन निर्माण क्षमता को मेडिकल इस्तेमाल के लिए डाइवर्ट कर दिया है। टाटा ग्रुप के अधिकारियों ने कहा है कि एक स्पेशल टास्क फोर्स इस काम की देखरेख कर रही है। एनबीएफसी कंपनी बॉम्बे ऑक्सीजन इन्वेस्टमेंट को अपने नाम का इस साल खूब फायदा मिला। सिर्फ नाम में ऑक्सीजन शामिल होने की वजह से निवेशकों ने इस साल इस कंपनी के शेयरों में जमकर खरीदारी की। यहां तक कि पिछले दिनों शेयर बाजार पर दबाव था और ज्यादातर शेयरों में कमजोरी आई।
बॉम्बे ऑक्सीजन इन्वेस्टमेंट के शेयर ने एक महीने में ही 148% का रिटर्न दे दिया। इस दौरान 19 अप्रैल को यह अपने 52 हफ्ते के हाई 25,500 के स्तर पर पहुंच गया। हालांकि बाद में सच्चाई सामने आई तो 20 अप्रैल के कारोबार में इसमें 5% का लोअर सर्किट भी लग गया। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने अपने कस्टमर्स को फेक लोन कॉल्स को लेकर आगाह किया है। एसबीआई ने एक ट्वीट के जरिए ग्राहकों से कहा कि अगर आपसे कोई एसबीआई लोन फाइनेंस या ऐसी किसी दूसरी कंपनी से संपर्क करता है तो आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इसका एसबीआई से कोई लेना देना नहीं है। एसबीआई के मुताबिक ये लोग झूठे लोन ऑफर्स देकर हमारे ग्राहकों के साथ ठगी करने की कोशिश कर रहे हैं। एसबीआई ने साफ किया कि एसबीआई लोन फाइनेंस लिमिटेड नाम की संस्था से उसका कोई वास्ता नहीं है। आने वाले समय में जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का इस्तेमाल करके टोल टैक्स वसूला जाएगा। इस नए सिस्टम को डेवलप करने के लिए एनएचएआई ने तकनीकी सलाहकार के लिए टेंडर मंगाए हैं। ये एनएचएआई को यह सिस्टम तैयार करने में मदद करेगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मार्च में संसद में कहा कि अगले 1 साल मौजूदा टोल कलेक्शन सिस्टम को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा, यानी मौजूदा टोल प्लाजा हटा दिए जाएंगे। इसकी जगह पर टोल कलेक्शन के लिए नया सिस्टम बनाया जा रहा है। फ्लिपकार्ट ने देश के 6 और शहरों में अपनी हाइपर लोकल सर्विस फ्लिपकार्ट क्विक का विस्तार कर दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि देश के 6 और शहरों में फ्लिपकार्ट की सेवाएं सुपर स्पीड से मिलेंगी। इन 6 शहरों में दिल्ली, गुरुग्राम, गाजियाबाद, नोएडा, हैदराबाद और पुणे हैं। अब इन 6 शहरों में लोगों को हर दिन उनकी जरूरत की चीजें फ्लिपकार्ट के जरिए जल्द से जल्द मिल जाएंगी। इसके तहत ग्राहकों को ऑर्डर करने के महज 90 मिनट के भीतर उनके ऑर्डर्स की डिलीवरी हो जाएगी। तो खबर चली सब है, अब बात करते हैं एक ऐसी खबर की जिसको सुनकर आप चौंक जाएंगे। ओएनजीसी के 3 कर्मचारियों को असम में एक रिग साइट से हथियारबंद उग्रवादियों ने अपहरित कर लिया। इन कर्मचारियों को असम में शिवसागर जिले के लकवा फील्ड से अगवा किया है। कंपनी ने एक ट्वीट में कहा कि कर्मचारियों में 2 असिस्टेंट जूनियर इंजीनियर और एक जूनियर टेक्नीशियन शामिल है। तीनों को आज सुबह बदमाशों ने अगवा कर लिया है। ओएनजीसी के एक सूत्र के हवाले से खबर मिली है कि अगवा कर्मचारियों के बारे में फिलहाल कुछ पता नहीं चल सका है और अपहरणकर्ताओं ने अब तक परिवार या कंपनी से कोई संपर्क भी नहीं किया। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया फ्रांस से आज 6 राफेल फाइटर जेट को भारत के लिए रवाना करेंगे। इन जेट्स को पश्चिम बंगाल के हासीमारा एयरबेस में बनाई गई दूसरी स्क्वाड्रन में तैनात किया जाएगा। इसके बाद पूर्वी क्षेत्र के सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में किसी भी आक्रमण या आक्रामक रुख का मुकाबला करने के लिए वायुसेना की ताकत बढ़ जाएगी। अब तक 14 राफेल भारत आकर भारतीय वायुसेना के बेड़े का हिस्सा बन चुके हैं। कानपुर के गैंगस्टर विकास दुबे और उसके 5 साथियों की मुठभेड़ में मौत की जांच कर रहे आयोग ने उत्तर प्रदेश पुलिस को सबूतों के अभाव में क्लीन चिट दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बीएस चौहान की अगुवाई वाले आयोग ने 8 महीने के बाद राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश की है। सूत्रों के मुताबिक जांच आयोग को पुलिस के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला। एक अधिकारी ने बताया कि विज्ञापन दिए जाने के बावजूद पुलिस के दावों को चुनौती देने के लिए कोई भी गवाह सामने नहीं आया। राजस्थान में करीब 15 दिन पहले हुए फलोदी जेल ब्रेक कांड के बाद अब बीकानेर की नोखा जेल से 5 कैदी फरार हो गए हैं। नोखा उपकारागार में यह घटना मंगलवार रात करीब 2:30 बजे हुई। जेल स्टाफ को 2 घंटे बाद इसकी जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस ने सभी थानों को अलर्ट कर दिया, लेकिन अभी तक फरार कैदियों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। जेल की जिस सेल में इन बंदियों को रखा गया था उसमें खिड़की थी, ये ज्यादा मजबूत नहीं थी, इसलिए कैदी आसानी से इसे तोड़कर निकल गए। जेल में सीसीटीवी कैमरे भी नहीं हैं। साइबर सिक्योरिटी एजेंसी CERT-IN ने फेसबुक यूजर्स से उनके अकाउंट प्राइवेसी सेटिंग को बढ़ाने के लिए कहा है। हाल ही में फेसबुक से बड़ा डेटा हैक हो गया था। इसमें 61 लाख भारतीयों के भी फेसबुक अकाउंट शामिल हैं। एजेंसी ने कहा है कि यूजर्स का डेटा कई तरह से कलेक्ट करके शेयर किया जा सकता है। इसमें ऐसे तरीके भी शामिल हैं जिसका पता नहीं है। दरअसल CERT-IN एक सिक्योरिटी एजेंसी है। इसका काम साइबर अटैक से बचाना और भारतीय साइबर स्पेस की सुरक्षा करना है।
सलमान खान की ईद कमिटमेंट अब भी बरकरार है। तमाम कयासों पर विराम लगाते हुए सलमान ने ऐलान कर दिया है कि उनकी फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड 13 मई को रिलीज होगी। हालांकि रिलीज के पैटर्न में बदलाव किया गया है। यह फिल्म कोरोना के कारण चुनिंदा थिएटर्स के साथ साथ OTT पर भी रिलीज की जाएगी। ZEE5 पर उसी दिन प्रीमियर होने वाली इस फिल्म को ऑनलाइन देखने के लिए भी पैसे अदा करने होंगे। यह फिल्म पे पर व्यू की तर्ज पर रिलीज की जा रही है। कार्तिक आर्यन, जो लगातार अक्षय कुमार की हिट फ्रेंचाइजी हथियाने में लगे हुए हैं, उन्हें तगड़ा झटका लगा है। पक्की खबर यह है कि दोस्ताना 2 में अब अक्षय कुमार कार्तिक वाला रोल निभाने जा रहे हैं। पिछले दिनों विवाद के कारण करण ने कार्तिक को इस फिल्म से बाहर का रास्ता दिखा दिया था, जिसके बाद खबर है कि एकता कपूर और यशराज फिल्म्स ने भी कार्तिक को बैन कर दिया है। संजय लीला भंसाली की अपकमिंग फिल्म इंशाअल्लाह को लेकर एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई है। इससे पहले फिल्म को सलमान खान और आलिया भट्ट करने वाले थे, लेकिन बाद में भंसाली के साथ डिफरेंसेस की वजह से सलमान प्रोजेक्ट से बाहर हो गए हैं। अब पूरे 2 साल बाद ऐसी खबर आ रही है कि ऋतिक रोशन इस फिल्म में सलमान की जगह ले सकते हैं। बताया जा रहा है कि फिल्म एक जवान लड़की और उम्रदराज आदमी की लव स्टोरी पर बेस्ड है और इसके लिए भंसाली ऋतिक और आलिया को ऑन बोर्ड लेना चाहते हैं। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा भारत में बढ़ रहे कोरोना मामलों को देखते हुए बेहद परेशान है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी चिंता जाहिर की है। लोगों से कोविड से बचने के लिए सावधानियां बरतने की उन्होंने गुजारिश भी की है। उन्होंने लिखा कि वे देश के अलग अलग कोनों से आ रही डराने वाली तस्वीरें देख रही हैं। उन्होंने अपनी पोस्ट में फैंस को मैसेज देते हुए लिखा, प्लीज घर में रहें, मैं आपसे घर में रहने की भीख मांगती हूं। प्रियंका ने यह भी लिखा कि कोरोना को हल्के में न लें और अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लगवाएं। लंबे समय से चर्चा थी कि शाहिद कपूर ने करण जौहर के बैनर की फिल्म योद्धा छोड़ दी है। अब इस फिल्म के डायरेक्टर शशांक खेतान ने ऐसी खबरों का खंडन किया है। उनकी माने तो शाहिद के साथ अभी भी इस प्रोजेक्ट को लेकर बात चल रही है। शशांक ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि वे और शाहिद दोनों ही समझते हैं कि कोविड महामारी के बीच बड़े बजट की फिल्म शुरू करना मुमकिन नहीं है। शशांक ने यह भी बताया कि फिल्म की शूटिंग कई देशों में होनी है और कोरोना क्राइसिस को देखते हुए फिलहाल अलग अलग लोकेशंस पर यात्रा कर पाना मुश्किल है। IPL सीजन के दूसरे डबल हेडर का पहला मैच पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच हुआ, जिसमें हैदराबाद की टीम ने आसानी से जीत हासिल कर ली। इस मैच में पंजाब के कप्तान लोकेश राहुल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। पहले बैटिंग करते हुए पंजाब की टीम ने 19.4 ओवर्स में 120 रन बनाकर वो ऑल आउट हो गई। इसके जवाब में हैदराबाद की टीम ने 18 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। ये इस सीजन में हैदराबाद की पहली जीत है। इससे पहले 3 मैच में टीम को हार का सामना करना पड़ा था। सनराइजर्स पॉइंट्स टेबल में 7वें नंबर पर पहुंच गए हैं। इंडियन प्रीमियर लीग में डबल हेडर के दूसरे मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने है। सीजन में 3-3 मैच खेलने के बाद दोनों टीमों की स्थिति बिल्कुल ही अलग है। CSK की टीम जहां जीत की हैट्रिक जमाने की दावेदार है, तो KKR के ऊपर हार की हैट्रिक का खतरा है। CSK की टीम मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सीजन का चौथा मैच खेल रही है। वहीं KKR की टीम चेन्नई की धीमी पिचों पर 3 मैच खेलकर आई। इंटरनेशनल क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के पिता पान सिंह धोनी और माता देवकी देवी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। दोनों को रांची के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर्स के मुताबिक दोनों की स्थिति अभी ठीक है। उनका ऑक्सीजन लेवल भी अभी सामान्य है। CT स्कैन कराया गया है, जिससे मालूम चलता है कि अभी संक्रमण फेफड़ों तक नहीं पहुंचा। इंडियन प्रीमियर लीग में मंगलवार को चेन्नई में खेले गए मुकाबले में मुंबई इंडियंस को करारी हार का सामना करना पड़ा। हार के अलावा कप्तान रोहित शर्मा को एक और झटका लगा। रोहित पर 12 लाख रुपए का भारी भरकम जुर्माना लग गया। यह जुर्माना स्लो ओवर रेट के लिए लगाया गया है। मुंबई की टीम तय समय सीमा के अंदर पूरे ओवर नहीं फेंक सकी। IPL के सीजन में मुंबई को पहली बार कोड ऑफ कंडक्ट का दोषी पाया गया है। दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत ने मुंबई इंडियंस के दिग्गज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के खिलाफ बल्लेबाजी को लेकर बड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मैच में 2 ऑपोजिशन प्लेयर्स के आपस की प्रतिस्पर्धा मायने नहीं रखती। सबसे जरूरी यह होता है कि परिस्थितियों के हिसाब से बल्लेबाजी की जाए। उन्होंने जसप्रीत बुमराह को इसलिए गेंदबाजी पर लगाया क्योंकि उन्हें उस समय बॉलिंग पर लगाना चाहिए था। उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। एक तरफ दुनिया कोरोना महामारी के संकट से जूझ रही है, तो वहीं उत्तर कोरिया हथियारों का बेड़ा बढ़ाने में लगा हुआ है। ऐसी खबरें हैं कि कोरिया जल्द ही सबमरीन से लॉन्च होने वाली परमाणु संपन्न बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करेगा। 3000 टन वजन वाली सबमरीन में 3 मिसाइल तैनात कर सकेंगी। पैसिफिक महासागर से इसे गुआम, हवाई और अमेरिका को भी निशाना बनाया जा सकता है। मध्य अफ्रीकी देश चाड के राष्ट्रपति इदरिस डेबी की आतंकी हमले में मौत हो गई है। उनकी मौत के बारे में फिलहाल विस्तार से जानकारी नहीं मिल पाई है, क्योंकि जहां वो मौजूद थे वो दूर दराज का रेगिस्तानी इलाका है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डेवी विद्रोही और आतंकी गुटों के खिलाफ जंग लड़ रहे सैनिकों से मिलने फ्रंटलाइन पोस्ट पर गए थे। यहां वो आतंकियों की गोली का शिकार हो गए।